साक्षी शर्मा के जीवन का सपना था कि उनका अपना एक बड़ा और खूबसूरत घर हो। वह हमेशा से चाहती थी कि उनके बच्चे एक बड़े घर में रहें, जहां ढेर सारी जगह हो, जहां वे खेल सकें, पढ़ाई कर सकें और अपना बचपन खुशहाल बना सकें। हालांकि आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वे एक बड़ा और महंगा घर खरीद सकें। इसीलिए जब उन्हें शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना लेकिन बहुत बड़ा हवेली नुमा घर बेहद सस्ते दामों पर मिला, तो साक्षी और उनके पति रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साक्षी और रमेश ने बिना ज्यादा सोचे समझे वह घर खरीदने का फैसला कर लिया। उनके तीनों बच्चे अंजलि, दीपक और सोनू भी नए घर को देखकर बहुत खुश थे। घर की भव्यता और पुराने जमाने की वास्तुकला ने सभी को प्रभावित किया। यह घर मानो उनके सपनों का घर था। उन्होंने जल्द ही इस घर में शिफ्ट होने का फैसला किया, लेकिन शायद वे यह नहीं जानते थे कि उनका यह फैसला उनके जीवन का सबसे भयानक निर्णय साबित होने वाला था। शुरू के कुछ दिन तो बहुत अच्छे बीते। घर को सजाने संवारने में साक्षी और रमेश ने कोई कसर नहीं छोड़ी। साक्षी ने घर के हर कोने को अपने प्यार से सजाया। बच्चों ने भी घर के हर हिस्से का आनंद लिया। वे अब एक बड़े घर में रहने का सपना सच होता देख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, साक्षी को महसूस होने लगा कि कुछ तो ठीक नहीं है। पहले पहल साक्षी ने घर में हलचल सी महसूस की। कभी कभी ऐसा लगता जैसे घर के अंदर कोई और भी है, लेकिन जब वह जाकर देखती तो वहां कोई नहीं होता। कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती, कभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते। कभी कभी रात के समय अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता, जबकि घर के अंदर किसी भी खिड़की या दरवाजे का खुला होना संभव नहीं था। एक रात साक्षी जब घर के हॉल में बैठी हुई थी, उसे लगा कि सीढ़ियों से कोई उतर रहा है। उसने सोचा कि शायद रमेश है, लेकिन जब उसने ऊपर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। इस बात ने साक्षी को हिलाकर रख दिया। उसने रमेश को यह बात बताई, लेकिन रमेश ने इसे मजाक में उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी कल्पना की उड़ानें बहुत बढ़ गई हैं साक्षी। कुछ नहीं है, बस नया घर है और हमें इसकी आदत डालनी है। साक्षी ने रमेश की बातों को मान लिया, लेकिन उसके दिल में एक डर बैठ गया। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि वह घर जितना दिखता है उतना सामान्य नहीं है। हर रात उसे कुछ न कुछ अजीब अनुभव होता, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करती रही। एक दिन जब साक्षी घर की सफाई कर रही थी, उसे एक पुरानी अलमारी मिली। वह अलमारी बहुत ही पुरानी थी और शायद कई सालों से खुली नहीं थी। साक्षी ने उत्सुकतावश उसे खोलने का फैसला किया। अलमारी के अंदर कई पुराने कागजात और एक डायरी थी। उस डायरी को देखते ही साक्षी को लगा कि इसमें कुछ खास है। उसने वह डायरी उठाई और पढ़ने लगी। डायरी में लिखा था, यह घर एक श्रापित स्थान है। जो भी यहाँ आता है वह कभी जीवित नहीं बचता। इस घर में एक बुरी आत्मा का वास है, जो हर नई आत्मा को अपने साथ खींच लेती है। डायरी के हर शब्द ने साक्षी को अंदर तक झकझोर दिया। उसने तुरंत रमेश को यह बात बताई, लेकिन रमेश ने फिर से इसे साक्षी की कल्पना मानकर खारिज कर दिया। रमेश का मानना था कि साक्षी एक डरावनी कहानी में खो गई है और इसीलिए वह इस तरह की बातें सोच रही है। लेकिन इसके बाद से घर में होने वाली अजीब घटनाएं और भी बढ़ गईं। साक्षी को रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी घर की दीवारों से खटखटाहट की आवाज आती, तो कभी ऐसा लगता जैसे किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया हो। एक रात जब साक्षी अपने कमरे में सो रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक काली परछाई उसके बिस्तर के पास खड़ी है। उसकी सांसें थम गईं। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। वह परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। साक्षी ने रमेश को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया हो। कुछ देर बाद वह परछाई गायब हो गई और साक्षी को फिर से अपनी सांसों पर काबू मिला। इस घटना के बाद साक्षी का मन पूरी तरह से बदल गया। उसने तय किया कि वे इस घर को तुरंत छोड़ देंगे, लेकिन रमेश ने उसे समझाया कि यह सब उसका भ्रम है और कुछ नहीं। उसने कहा, हमने इस घर को बहुत सस्ते में खरीदा है और अब हम इसे छोड़ नहीं सकते। साक्षी ने रमेश की बात मान ली, लेकिन उसके मन में एक गहरी चिंता घर कर चुकी थी।
कुछ दिनों बाद बच्चों के व्यवहार में भी बदलाव आना शुरू हो गया। अंजलि और दीपक अक्सर रात को डरावने सपनों से जाग जाते थे। वे दोनों अब रात को अकेले सोने से डरने लगे थे। दीपक ने कई बार अपनी मां को बताया कि उसने अपने कमरे में किसी को देखा है, लेकिन साक्षी ने उसे समझा दिया कि यह बस उसका भ्रम है। लेकिन साक्षी खुद जानती थी कि दीपक की बातों में सच्चाई है, क्योंकि उसने भी वह परछाई देखी थी। एक दिन जब साक्षी घर में अकेली थी, उसने घर के पुराने हिस्से का दौरा करने का फैसला किया। उस हिस्से में कई कमरे और गलियारे थे जो अब बंद थे। उसने एक बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा जाम हो चुका था। काफी कोशिश के बाद उसने दरवाजा खोला तो सामने एक और पुरानी अलमारी थी। इस बार साक्षी ने अलमारी खोलने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह जल्दी से वापस लौट आई। लेकिन उस अलमारी के भीतर से एक ठंडी हवा का झोंका निकला, जिसने साक्षी को अंदर तक ठंडा कर दिया। उस रात साक्षी ने फिर से वही डरावना सपना देखा। इस बार वह परछाई और भी करीब आ गई थी। उसने महसूस किया कि वह परछाई उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन साक्षी समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कह रही है। अचानक साक्षी जाग गई और उसने देखा कि वह अपने कमरे में अकेली थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर के पास कोई और भी है। अब साक्षी पूरी तरह से आश्वस्त हो चुकी थी कि इस घर में कुछ बहुत बुरा है। उसने रमेश से एक बार फिर बात की, लेकिन रमेश ने इसे मजाक में उड़ाते हुए कहा, तुम्हें बस थोड़ा आराम चाहिए, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं, तुम्हारा मन बहल जाएगा। साक्षी ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसके दिल में डर और बढ़ता जा रहा था। अगली रात घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। अंजलि ने रात के समय जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब साक्षी और रमेश उसके कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंजलि बुरी तरह से कांप रही थी और उसके चेहरे पर गहरे घाव थे, जैसे किसी ने उसे नोच डाला हो। दीपक और सोनू भी डरे हुए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कमरे में एक अजीब सी आकृति देखी थी जिसने अंजलि पर हमला किया था। रमेश अब इस घर की हकीकत को समझ चुका था। उसने तय किया कि वे सुबह होते ही इस घर को छोड़ देंगे, लेकिन सुबह होते ही रमेश की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसने सीने में तेज दर्द महसूस किया और वह जमीन पर गिर पड़ा। साक्षी ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने आकर बताया कि रमेश को दिल का दौरा पड़ा है। रमेश की हालत इतनी खराब थी कि उसे बचाया नहीं जा सका। रमेश की मौत ने साक्षी को पूरी तरह से तोड़ दिया। अब साक्षी के पास इस घर को छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने बच्चों को लेकर तुरंत इस घर से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गए। साक्षी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह दरवाजा खोल नहीं पाई। साक्षी ने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन घर में छुपी उस बुरी आत्मा ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया। साक्षी ने दरवाजे को जोर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। घर की खिड़कियां और दरवाजे मानो किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में बंद हो गए थे। बच्चों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। साक्षी ने बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद अंदर से बुरी तरह घबराई हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे यह एहसास हो चुका था कि अब वे इस घर से बाहर नहीं निकल सकते। साक्षी ने दीवारों पर लगी खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पास रखे किसी भारी सामान को उठाया, वह सामान अपने आप उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। घर में अब अजीब सी हरकतें बढ़ने लगीं। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें खुद ब खुद हिलने लगीं और फर्श पर बिछे कालीन के नीचे से अजीब सी आवाजें आने लगीं। बच्चों की चीखें अब पूरे घर में गूंज रही थीं। दीपक ने रोते हुए कहा, मां, यहां से चलो, मुझे डर लग रहा है। साक्षी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोली, हमें यहां से निकलना ही होगा। लेकिन उसके मन में यह बात अच्छी तरह से बैठ चुकी थी कि अब इस घर से निकल पाना नामुमकिन था। तभी अचानक से घर के अंदर की लाइट्स फड़फड़ाने लगीं और फिर पूरी तरह से बंद हो गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ दीवारों पर हल्की हल्की परछाइयां नजर आ रही थीं।
साक्षी ने अपने बच्चों को पास में बैठे रहने को कहा और खुद एक टॉर्च की तलाश में चल पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे अपने पैर के नीचे कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो फर्श पर खून के धब्बे फैले हुए थे। वह हैरान रह गई। उसके पैर अब कांपने लगे थे। उसने टॉर्च ढूंढकर चालू किया, लेकिन उसकी रोशनी भी हल्की हल्की फड़फड़ाने लगी। साक्षी ने बच्चों को लेकर घर के कोने में छुपने की कोशिश की, लेकिन अब घर के हर कोने में अजीब अजीब आवाजें आने लगी थीं। कुछ ही पल बाद दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। ये धब्बे धीरे धीरे फैलकर अजीब आकृतियों में बदलने लगे। साक्षी ने देखा कि उन आकृतियों में चेहरे नजर आने लगे। वे चेहरे डरावने और विकृत थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे उन्हें घूर रहे हों। बच्चों की घबराहट अब और भी बढ़ गई थी। दीपक और अंजलि एक कोने में सहमे हुए बैठे थे, जबकि सोनू अपनी मां के पास चिपक गया था। साक्षी ने अपने बच्चों को कसकर पकड़ लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि किसी तरह इस भयावह स्थिति से छुटकारा मिले। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और घर का मुख्य दरवाजा खुल गया। लेकिन उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा था जिसे देखकर साक्षी की चीख निकल गई। दरवाजे के पीछे एक काली परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे उनके पास आने लगी। वह परछाई धीरे धीरे एक इंसानी रूप में बदलने लगी। उसका चेहरा विकृत और आंखें खून की तरह लाल थीं। साक्षी ने बच्चों को अपने पीछे कर लिया और उस परछाई से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। साक्षी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रमेश को पुकारा, लेकिन अब कोई भी उनकी मदद करने वाला नहीं था। उस परछाई ने एक हाथ आगे बढ़ाया और वह सीधे साक्षी की ओर बढ़ने लगी। साक्षी ने अपने बच्चों को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन तब तक उस परछाई का हाथ साक्षी के गले तक पहुंच चुका था। साक्षी ने महसूस किया कि वह बुरी तरह से कमजोर हो रही है। उसकी सांसें रुकने लगीं और वह जमीन पर गिर पड़ी। बच्चों ने यह देख चीखना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी आवाजें अब घर की दीवारों में दबने लगीं। उस परछाई ने धीरे धीरे साक्षी की आत्मा को अपने अंदर समा लिया और कुछ ही पलों में साक्षी का शरीर निष्प्राण होकर गिर पड़ा। बच्चे अब पूरी तरह से सदमे में थे। उन्होंने अपनी मां को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं हिल रही थी। दीपक और अंजलि रोते हुए अपनी मां को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। साक्षी के मरते ही घर में एक भयानक शांति छा गई। बच्चों के रोने की आवाजें भी जैसे कहीं गुम हो गईं। वे अपने पिता के बाद अब अपनी मां को भी खो चुके थे। अब उस घर में सिर्फ सन्नाटा था और एक अदृश्य डर जो चारों तरफ फैला हुआ था। दीपक और अंजलि ने दरवाजे की ओर देखा, जहां से वह काली परछाई आई थी। उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह फिर से बंद हो चुका था। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। घर में छुपी हुई आत्मा ने उन्हें पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। तभी घर के अंदर की एक खिड़की अपने आप खुल गई। अंजलि ने खिड़की से बाहर की ओर देखा, लेकिन बाहर का दृश्य भी अब बदल चुका था। घर के बाहर की दुनिया अब वैसी नहीं थी जैसी वे जानते थे। बाहर अंधेरा था और धुंध में छिपी हुई अजीब आकृतियां घूम रही थीं। अंजलि ने दीपक को अपने पास खींच लिया और दोनों ने खिड़की से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन खिड़की से आती ठंडी हवा ने उन्हें ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। खिड़की के बाहर अब वही परछाई नजर आ रही थी जिसने उनकी मां की जान ली थी। वह परछाई खिड़की के पास आई और धीरे धीरे अंदर आने लगी। अंजलि और दीपक ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाजें जैसे किसी ने बंद कर दी थीं। परछाई के अंदर आते ही घर की दीवारें कांपने लगीं, फर्श पर दरारें पड़ने लगीं और छत से धूल गिरने लगी। घर अब अपने मूल रूप में लौट रहा था, वह रूप जो शायद वर्षों से छिपा हुआ था। घर की असली भयानक शक्ल अब बच्चों के सामने थी। अंत में दीपक और अंजलि भी उसी भयानक आत्मा की गिरफ्त में आ गए। घर के अंदर सन्नाटा पसर गया और कुछ ही पलों में वह परछाई जिसने परिवार का सर्वनाश किया था फिर से अदृश्य हो गई। घर अब फिर से वीरान हो गया था, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। कई सालों बाद जब उस घर को फिर से बेचने की कोशिश की गई, तो किसी ने भी वहां रहना नहीं चाहा। उस घर के बारे में जो कहानियां लोगों के बीच घूमने लगी थीं, उन्होंने उस जगह को बदनाम कर दिया।
आखिरकार वह घर खंडहर बनकर रह गया और उस पर एक चेतावनी का बोर्ड लगा दिया गया। यह घर श्रापित है, यहां प्रवेश करने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन फिर भी एक दिन कोई और उस चेतावनी को नजरअंदाज कर देगा और उसी घर में दाखिल होगा जहां साक्षी और उसका परिवार अपने सपनों के घर की तलाश में चले गए थे। और उस नए आगंतुक का भी वही हश्र होगा जो शर्मा परिवार का हुआ था। वह घर एक बार फिर किसी नए परिवार को निगल जाएगा और उसकी भयावहता का सिलसिला कभी नहीं थमेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।